Hello students, so in this class we are going to see the new topic, that is the composition of urine. In the last class we have discussed about, हमने देखा कि यूरिन का जो मैकेनिज्म होता है, काउंटर मैकेनिज्म, उसके बारे में हमने स्टडी किया. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी द कंपोजिशन. नाउ द हाउ द यूरिन इज कंपोज, मतलब यूरिन जो है वो क्या होता है, कैसे उसको कलर मिलता है, ये सारा कुछ हम ये टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ द यूरिन. द पेल येलो कलर जो यूरिन का होता है, इट इज ड्यू टू द pigment, that is the urochrome. This is the pigment which is present in the urine which give it as a pale yellow color. जो यूरिन का नॉर्मली हमें दिखाई देता है, it is by the pigment that is the urochrome. The other two pigment that is the urobilin and uroerythrin is also present in some extent. नाउ समटाइम्स यू ऑब्जर्व, जब हम कभी देखते हैं कि यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू सम रीजन. सो द चेंज इन कलर ड्यू टू सम, इफ़ वी आर टेकिंग सम ड्रग्स लाइक बी कॉम्प्लेक्स, हम गोली खा रहे हैं, या फिर कई बार आप नोटिस करते हो जब एंटीबायोटिक लेते हो या ऐसी कुछ टैबलेट्स लेते हो कि जिसमें एक कलर होता है. सो एट दैट टाइम व्हेन उस टाइम जब आपको यूरिन होगी, यू विल ऑब्जर्व कि ये जो यूरिन होती है वो और अलग कलर की होती है, इसमें चेंज होता है कलर. यस, सो एट दैट टाइम जो कलर होता है वो आपको कैसा दिखेगा, थोड़ा सा डार्क कलर दिखेगा. यस, इट इज ड्यू टू सम, वी आर कंज्यूमिंग सम ड्रग्स, वी आर कंज्यूमिंग सम, हम गोली या मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से देर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द यूरिन. यस, समटाइम्स वी आर कंज्यूमिंग द बीट रूट, बीट जो हम खाते हैं उसको खाने के बाद भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देर इज अ स्लाइट चेंज इन द color of the urine. Yes, now the odor. ओडर जो स्मेल होती है, एक आप देखते हो यूरिन में एक बैड स्मेल होती है. दैट बैड स्मेल, इट इज ड्यू टू द यूरिनॉड. इट इज प्रेजेंस ऑफ द यूरिनॉड. द स्मेल जो यूरिन की होती है वो बैड होती है. यस, और आप देखते हो आफ्टर, अगर आप पानी नहीं डालते हो, आफ्टर सम टाइम द स्मेल बिकम मोर एंड मोर इंटेंस, बहुत ज़्यादा वो और इंटेंस होने लगती है. इट इज़ बिकॉज द यूरिया इज प्रेजेंट इन आवर यूरिन एंड दिस यूरिया इज डिग्रेडेड इनटू अमोनिया. अमोनिया उसमें रिलीज होना स्टार्ट होता है एंड दैट गिव द स्ट्रॉन्ग स्मेल. उसके कारण जो है वो स्मेल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती है ड्यू टू द अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो. यस, सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन द यूरिन, इट गेट डिग्रेडेड एंड forms the ammonia and which gives the strong smell. Yes, some अगर जो कलर चेंज होता है, उसी तरह से अगर ओडर चेंज कई बार हम नोटिस करते हैं. सो इट इज ड्यू टू द सैफरिन एंड समटाइम इफ समवन इज कंज्यूमिंग द अल्कोहल, सो एट दैट टाइम ऑल्सो द ओडर ऑफ द यूरिन इज चेंज. उसका जो स्मेल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. यस, सो हियर समटाइम्स यू विल नोटिस कि कुछ मेन जो है यूरिन का कंपोजिशन, इट इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द फूड और द ड्रिंकिंग और द थिंक यू आर ईटिंग और यू आर ड्रिंकिंग. सारा कंपोजिशन उस पर ही डिपेंड होता है कि कैसी आप कौन सी चीज़ खा रहे हो, कौन सी चीज़ आप नहीं खा रहे हो. यस, सो डिपेंडिंग अपॉन द फूड वी आर कंज्यूमिंग, द कंपोजिशन ऑफ यूरिन इज डिपेंड. नाउ कम टू द वॉल्यूम. The daily urine output is 1.5 liter to 1.8 liter. Yes, it is the daily output. normal condition में ये रहता है, but it change according to the, ये change होता रहता है. if अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा जूस हम पी रहे हैं, सो इन दैट केस हमारा जो यूरिन का आउटपुट है वो कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा. इफ़ द फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ मोर, फिजिकल एक्सरसाइज अगर मोर हो रही है, उसके कारण आपका जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण वाटर लॉस होगा आपकी बॉडी में से. यस, सो एट दैट टाइम द यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, वॉल्यूम कैसा रहेगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि आपका वाटर जो है बॉडी का वो स्वेटिंग के थ्रू ही आपका बॉडी से बाहर निकल रहा है मैक्सिमम. यस, सो
Sometimes the consumption of diuretic substances. Diuretic substances, they the substances like tea, coffee, and alcohol. These are the substances which are increasing the anti-diuretic hormone. They are increasing this diuretic hormone को वो increase करेगी, and because of that the urination बहुत ज़्यादा उस time आपका होगा. So these are the certain changes by which there is a change in the volume output. जो volume for urine बाहर निकल रहा है उसमें चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं. यस, सो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द यूरिन. यस, नाउ द यूरिन हाउ इट इज गेट रेगुलेटेड, कैसे रेगुलेट होता है. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे द डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे आर सिक्रीटिंग, वो क्या होता है, दे आर रिसेप्टर्स होते हैं. द रिसेप्टर विल प्रोड्यूस द एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स दैट इज एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच. एडीएच रिलीज होने के कारण क्या होता है, जो डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है दे आर एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर, क्या जो जो सोडियम रहेगा वो ट्यूब से कहाँ एब्जॉर्ब होने लगेगा. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कि जैसे एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच जैसे ये रिलीज होता है हमारे बॉडी में, दिस विल अलाउ द सोडियम टू टेकन बाय द टिश्यूज. ये टिश्यूज है उसको लेना स्टार्ट कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वाटर इज ऑल्सो टेकन आउट फ्रॉम द डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. यस, हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. जैसे ही ये स्टार्ट होगा और कलेक्टिंग डक्ट में से भी यूरिया एंड अदर पार्टिकल्स ऑल्सो जो है वो एब्जॉर्ब होने लगेंगे इन द सेल rather than it going into the urine. Yes, so here ये सारा किस पे डिपेंड है, it is depend on the ADH. Yes, this is the ADH. So the composition of urine, it regulated by the two things. First is the ADH, that is the antidiuretic hormone, and second is the RAS, that is the renin angiotensin aldosterone system. These are the two systems which are regulating our urine concentration, and these are मेंटेन द होमोस्टेसिस इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में एक नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन रखने में दिस एडीएच एंड रास दे आर हैव द वेरी मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर. यस, सो दिस इज इन द, अगर हम ये पूरे अभी तक हमने क्या देखा, वी हैव डिस्कस अबाउट द कलर, ओडर, वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस किया यूरिन के. नाउ वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलेशन कि कैसे हमारे यूरिन को रेगुलेट किया जाता है, कि कितना वाटर उसमें रिलीज होना चाहिए, कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए. सो इट इज बाय द टू फैक्टर दैट इज एडीएस एंड रास. यस, सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एडीएस के बारे में, दैट इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन. यस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ इन द कंडीशन, अब ऐसी कंडीशन जब हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है सॉल्टी चीज़ें खा रहे हैं, लाइक अगर वी आर कंज्यूमिंग, आप देखिए जितने भी हम प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, लाइक अगर हमें फ्राइड चिप्स पसंद है, अगर हमें कुछ पैकेट वाले चीज़ें पसंद है, लाइक सम स्नैक्स हमें जो खाते हैं, दे आर ऑल आर स्पाइसी, एंड उसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसा होता है, ज़्यादा होता है. यस, सो द सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमारे जो ब्लड है या हमारी जो यूरिन है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. यस, उसमें ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, उसको कंपनसेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड मोर एंड मोर वाटर. यस, सो इसीलिए आप देखते हो, आप पिज़्ज़ा भी खाओगे बाहर का तो इट कंटेन उसमें भी थोड़ा सॉल्टी चीज़ होती है, जिसके कारण वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर वाटर. यस, सो ऑल द जितनी भी हम चटपटी चीज़ें खाते हैं, से दे आर all are salty things and they are increasing our osmolarity of the urine. Yes, so in that case we are required more and more water. Yes, अगर हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ऐसी चीज़ें खाते तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट होती. So because our body required more and more water for that. Yes, so
द कंडीशन इन विच वी आर टेकिंग सम नमकीन और ड्यू टू स्वेटिंग हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ वाटर लॉस। क्या होता है हमारी बॉडी में? वाटर लॉस होता है। यस, नाउ व्हाट हैपन, द हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ अ मिड ब्रेन विच हैविंग द ऑस्मो रिसेप्टर्स। और हाइपोथैलेमस ये हमारे मिड ब्रेन का एक पार्ट है जो जहाँ पे क्या है, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है। दीज आर द, मैंने आपको जस्ट एक समझाने के लिए, जो रिसेप्टर्स इस तरह से होते हैं आपको जस्ट बताया है। द हाइपोथैलेमस इज़ वेरी मच स्मॉल पार्ट, हमारे ब्रेन का बहुत स्मॉल पार्ट होता है। सो मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट एक बताया कि कैसे हमारा हाइपोथैलेमस है और उसमें ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। यस, व्हेन द ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज इन द ब्लड, जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में हमारा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होगा, द रिलीज ऑफ एडीएच, हमारी बॉडी में क्या होता है, एडीएच जो है वो रिलीज होता है, इंक्रीज होता है उसका कॉन्सेंट, मतलब वो रिलीज होगा। उसके कारण क्या होगा, इट स्टिमुलेट्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एडीएच जब रिलीज होता है इट विल अलाउ कि डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है उससे सारा जो एनी है वो बाहर आ जाएगा, एंड साथ ही साथ उसके साथ वाटर भी जो है वो टिश्यू के बाहर आ जाएगा। यस, सो इट स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग द, जो वाटर है वो हमारी बॉडी जो बाहर जा रहा था उसको वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। यस, और उसके कारण क्या होगा, दिस लीड्स टू रिड्यूस द यूरिन वॉल्यूम, उसके कारण क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम है यूरिन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड इट विल डिक्रीज द ऑस्मोलैरिटी, इसके कारण जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल, जब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, एट दैट कंडीशन, दिस नॉर्मल कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडीएच जो है वो उस समय रिलीज होना बंद हो जाएगा। एंड दिस इज, मतलब क्या हुआ, पहले ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी, एडीएच रिलीज हुआ, एडीएच ने अलाउ किया डीसीटी को कि आप वाटर को जाने मत दो, उसको एब्जॉर्ब करके रखो, उसको पकड़ के रखो, हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे एडीएच और कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, वाटर को जाने नहीं दिया, उसको पकड़ के रखा। यस, जिसके कारण हमारे बॉडी का ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, लोअर हो गई, और उसके कारण एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आई, एंड व्हेन दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन टेक प्लेस, ऑटोमेटिक जो एडीएच था वो रिलीज होना बंद हो गया। यस, सो दिस टाइप ऑफ फीडबैक ये कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक, ये क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक। यस, कि वही उसके नॉर्मल कंडीशन आने पे जो सब्सटेंस है वो अपने आप रिलीज होना बंद हो गया। यस, सो क्या हुआ, फुल अगर हम इन पूरे केस की बात करते हैं तो वन ऑफ द मेथड बाय विच द रेगुलेशन ऑफ द composition or the concentration of urine is dependent is by the ADH। तो ADH कैसे, ये this is the hypothalamus is the part of the midbrain which have the osmoreceptors in the surface, body surface। दे जैसे ही हमारे बॉडी में जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, हम कोई बहुत सॉल्टी चीज़ें खाएंगे, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जिसके कारण एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होने के कारण इट विल अलाउ द डीसीटी और द डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल टू एब्जॉर्ब द और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज में, एंड दिस विल, उसके कारण हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है वो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, एंड जो ऑस्मोलैरिटी है वो नॉर्मल हो जाएगी। यस, एंड इन दैट केस द एडीएच अपने आप वो स्टॉप हो जाएगा रिलीज होना। यस, सो दिस इज द हार्मोन बाय विच द आवर urine regulation is maintained. Yes, in the case of hemorrhage or the severe dehydration, ADH secretion is taking place। yes, जब बहुत ज़्यादा severe dehydration होता है हमारी बॉडी में, या फिर कभी हमें hemorrhage हो जाता है, at that condition this ADH जो phenomena है ये act करेगा। yes, in absence of ADH diuresis, that is the dilution of urine is take place, they leads to excrete large amount of dilute urine। yes, अब जब ADH का काम प्रॉपरली नहीं होगा अगर, तो क्या होगा, जब इन द एब्सेंस ऑफ ADH, जब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, एट दैट कंडीशन दिस कंडीशन विच अराइज, दैट इज द डायूरेसिस, दैट इज जो
एडीएच रिलीज होने पे जो हमारी बॉडी जो वाटर को कलेक्ट करके रखती थी, उसको रीएब्जॉर्ब करती थी, वो कंडीशन नहीं होगी। एट दैट टाइम सारा वाटर जो है हमारी बॉडी से वो बाहर निकलते जाएगा। इन दैट केस जो हमें बहुत ज़्यादा यूरिन लगेगी, यस, एंड उसके साथ हमारा जितने भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारी चीज़ें क्या होती जाएगी, वो बाहर निकलती जाएगी, यस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी आयंस है वो बाहर निकलते जाएगा। तो इट इज़ द केस in which the dilute urine is taking place, and it is the case where the डायबिटीज़ मिलेटिस, जब हम देखते हैं डायबिटिक पेशेंट को, आप देखते हैं कि आप ऑब्जर्व करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कई बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द उनमें एडीएच जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इन दैट केस वो क्या होगा, उनमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की जो है उनमें फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, उनको यूरिनेशन बहुत जल्दी उनको यूरिन लगती है, और मैक्सिमम जो वाटर है उनका वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। यस, सो दिस इज़ द वन वे बाय विच वी आर रेगुलेटिंग, हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है यूरिनेशन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात करेंगे RAS के बारे में। So the RAS, that is the renin-angiotensin-aldosterone system. Yes, it is secreted by the juxtaglomerular apparatus, that is the JGA. This is the ये जो है सब्सटेंस इज रिलीज बाय द juxtaglomerular apparatus। ये कब होगा, जब हमारी बॉडी में जो बीपी लो हो जाता है। एट दैट टाइम क्या होगा, बीपी लो रहेगा, मतलब जो प्रेशर से ब्लड फ्लो होना चाहिए उतने प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं होता है हमारी आर्टरीज से। सो क्या होगा, इन जब हमने फर्स्ट जब पढ़ा था एट द टाइम ऑफ, जब हमने ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस कि दिस इज़ द एफरेंट आर्टियोल। इससे क्या होता है, हमारे किडनीज में जो नेफ्रॉन है उसमें क्या आता है, ब्लड आता है। यस, एंड इफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो रिलीज होता है। सो हियर द ब्लड जो आ रहा है वो सफिशेंट अमाउंट में आता है, बट एट दैट टाइम सब टाइम इनकी आपको लो बीपी हो गया है, एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो ब्लड सप्लाई है ये प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। यस, एट दैट टाइम द ब्लड सप्लाई इज नॉट प्रॉपरली नहीं होगा। सो दिस JGA, that is the juxtaglomerular apparatus, they release the substance name as renin। क्या रिलीज करेगा, रेनिन। जैसे ही रेनिन रिलीज होगा, इट विल अलाउ जो एंजियोटेंसिनोजन था, दैट इज द एंजाइम, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, दैट इज द एंजियोटेंसिन 1। Yes, and this angiotensin 1 is again converted into its active form, that is the angiotensin 2 in the presence of angiotensin। Yes, this active form, that is the angiotensin 2 जो रहेगा, it have certain effects in our body, it has triple effect in our body which will we are going to discuss, ये हम पढ़ेंगे। yes, so this is the RAS, that is the renin angiotensin aldosterone system, which is एक्टिव वाइल जब आपके बॉडी में, आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा हो गया है, लो हो गया है। यस, एट दैट टाइम हमारी किडनी है उसमें, हमारे जो नेफ्रॉन है उसमें प्रॉपरली जो ब्लड नहीं आएगा। सो उससे क्या होगा, यस, सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 2 विच इज हैव सर्टेन इफेक्ट्स इन आवर यूरिन के जो है उसमें वो उसको रेगुलेट करेगा। सो हाउ इट गोइंग टू रेगुलेट, सी, यस, whenever the blood supply, that is due to some change in the blood pressure or the blood volume to afferent arteriole decreases, for example in low BP and dehydration, JGA releases renin, and this renin converts the angiotensinogen secreted by hepatocyte, जो हमारे
हिपैटोसाइट जो लीवर की जो सेल्स है, दे विल सिक्रीट दिस एंजियोटेंसिनोजन, they secrete and it convert into the angiotensin 1, and this angiotensin converting enzyme further modified into angiotensin 1 to the 2. yes, जो हमने यहाँ पे मैंने आपको उसको simplify form में आपको यहाँ पे मैंने बताया. yes, that is this converted into this, and in the presence of this angiotensin it converted into angiotensin 2, that is an active form. yes, now this angiotensin has triple function. It contracts arteriole in kidney, thereby reducing the blood flow and increasing the blood pressure. वो क्या करेगा, जो आर्टरी थी उसको क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको उसकी जो चौड़ाई है उसको कम कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जितना चौड़ा कम होगा उसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहेगा. yes, then it stimulates PCT cells to enhance the reabsorption of Na plus and Cl minus and water. and ये क्या करेगा, जो proximal convoluted tubules है उसको अलाउ करेगा कि वो reabsorb कर सके किसको, सोडियम, कैल्शियम एंड वाटर को, फिर से वो reabsorption की प्रोसेस वहाँ पे कर सके. it stimulate adrenal cortex, जो cortex region था, that is the outer region of the kidney. it allow the adrenal cortex to release another hormones called the aldosterone that stimulate DCT and collecting duct to reabsorbs more Na and water, thereby increasing the blood pressure volume and pressure. ये क्या करेगा, दिस एंजियोटेंसिन 2 जो रहेगा, इट विल स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द रीजन, दिस इज द किडनी के ऊपर, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड. इस तरह का कैप लाइक जो ग्लैंड रहता है, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर ये रहता है, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन होता है, जिस तरह से हमने देखा इस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहता है, उसका आउटर रीजन जो it is called as the cortex region and inner called as the medulla region. yes, so the इसका जो outer cortex, that is the adrenal cortex region जो रहेगा, it will release another hormones, that is the aldosterone. उसको release करेगा and it stimulate DCT and the collecting duct, जो हमने कल पढ़ा था कि जिसमें aldosterone and ADH का हमने सिस्टम पढ़ा. तो this is the aldosterone which stimulate, सी लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें दिस इज द एल्डोस्टेरोन एंड EDH, हमने दोनों हार्मोन का यहाँ पे देखा था. तो DCT विल, जो DCT पे दोनों हार्मोन एक्ट करते, दैट इज द एल्डोस्टेरोन एंड EDH, वेयर एज द कलेक्टिंग डक्ट पे सिर्फ EDH ये एक्ट करता है. ये नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि DCT कहाँ पे, DCT पे कौन से हार्मोन एक्ट करता है एंड कलेक्टिंग डक्ट पे कौन से हार्मोन एक्ट करता है. यस, सो ADH जो है ये दोनों तरफ एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन सिर्फ DCT पे एक्ट करता है. यस, सो हियर दिस एल्डोस्टेरोन जो है ये कहाँ से रिलीज होगा, इट इज रिलीज फ्रॉम दिस adrenal cortex region, and it will allow the DCT and collecting duct to absorb the sodium and water, and thereby increasing the blood volume and pressure. yes, so these are the three function of this angiotensin 2. yes, so would only ADH or only RAS be sufficient for homeostasis? होम्योस्टेसिस मतलब नॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडी की रहने के लिए. सो बोथ ADH एंड RAS आर असेंशियल, दोनों की ज़रूरत है. yes, only ADH can lower the blood sodium concentration by way of water reabsorption in DCT and collecting duct, whereas RAS stimulates sodium reabsorption, thus maintains osmolarity of body fluid. Action of ADH and RAS leads to increase in blood volume and osmolarity, and a large increase in blood volume and pressure stimulates the arterial wall to produce arterial natriuretic peptide, and this inhibits sodium and calcium reabsorption from the collecting duct, inhibit release of renin, reduce aldosterone and ADH release too. अब क्या हुआ, ADH जो रिलीज हुआ था, RAS जो रिलीज हुआ था, उन्होंने अपना एक्शन किया जो अभी हमने लास्ट देखा. ये एक्शन करने के बाद जब सारी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, सो एट दैट टाइम दे आर रिलीजेस A and T, मतलब ADH एंड RAS ने क्या रिलीज किया, दे आर रिलीजिंग दिस A and P, दैट इज द
arterial natriuretic पेप्टाइड। यस, दिस इनहिबिट, ये इसके रिलीज होने से जो कैल्शियम और सोडियम एंड कैल्शियम जो एब्जॉर्ब हो रहा था हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, ये स्टॉप हो जाएगा। यस, इट विल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इट इनहिबिट। यस, वो कम हो जाएगा। एंड रिलीज ऑफ रेनिन रिड्यूसेस एल्डोस्टेरोन ADH2। इसके कारण जो एल्डोस्टेरोन है और ADH भी, उसका भी जो काम है वो कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड एज द natriuresis, दैट इज द इंक्रीज्ड excretion of Na in urine and diuresis. Yes, so this is the condition. Yes, so here we have discussed about both the regulation by which the urine is regulated in our body, that is by ADS and RAS. Yes, ADS जो है वो normally हमारे तो hypothalamus जो brain का part है वहाँ पे वो receptors present होते हैं, उससे they will osmoreceptors will उनको समझ में आता है कि the osmolarity is increases in our blood, और जिसके कारण they are releasing this ADH, और उसके बाद ADH अपना पूरा काम करता है। Yes, and this RAS is also one of the factor which is released by the juxtaglomerulus apparatus. Yes, so these are the two factors by which our urine regulation is maintained. Yes, now kidney participates in synthesis of calcitriol, the active form of vitamin D, which is needed for absorption of dietary calcium. Deficiency of calcitriol can lead to brittle bones. So this is the condition. अगर हमारी body proper तरीके से जो है वो ये synthesize करती है kidney, that is the calcitriol, and the active form of vitamin D, ये vitamin D का एक एक्टिव फॉर्म है। अगर ये प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी में, अगर ये जो हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ जो भी हम कैल्शियम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए। सो फॉर दैट दिस कैल्सिट्रॉल ये जो है ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट होता है। यस, एंड इफ़ अगर नहीं हमारी बॉडी में रहता है तो उसके कारण हमारी जो बोन है वो कैसी हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी। यस, सो दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन। यस, नाउ दिस रीड दिस, ये आपके नॉलेज को एनहांस करेगा रिगार्डिंग बैट। इसमें आपको दिया हुआ है चमगादड़ के बारे में, इसमें उसका कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग कि कैसे वो कंज्यूम करते हैं एंड यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन रखते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को किस तरह से वो अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो ऑल द थिंग्स आर गिवन इन दिस ब्लॉग, तो ये आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। यस, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। जैसे हमने मेन हमारा एक्सक्रीशन का जो पार्ट होता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। यस, एक्सक्रीशन में भी हमने जो मेन चीज़ देखी दैट इज़ हमने यूरिन के बारे में पढ़ा। यस, यूरिन का सारा यूरिन किस तरह से बाहर निकलता है, कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसमें हमने किडनी के पार्ट को डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस द नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। तो ये सारी जो था ये इट इज़ रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। यस, हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना इन केस की हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। यस, सो दिस इज़ द वन ऑफ द मेथड। Now we are going to see another organs जिससे हमारी बॉडी से कुछ जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलती हैं। So here we are discussing about the skin, sebaceous gland and lungs के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। Yes, so first we are talking about the skin. Yes, so skin in many organism is thin and permeable. It help in diffusion of waste products like ammonia. ह्यूमन स्किन इज थिक एंड इम्परमिएबल। छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, दे आर परमिएबल, एंड उसके कारण उनको थोड़ा भी कुछ किया तो दे आर वेरी मच सेंसिटिव। बट आवर स्किन इज
is somewhat thick और it is not permeable to everything. ये सारी चीज के लिए permeable नहीं होती है, it is impermeable. Yes, it shows the presence of two types of glands, namely sweat gland and sebaceous gland. Yes, sweat gland मतलब जो हमें पसीना आता है. Yes, and sebaceous gland. Sebaceous gland they are जो हमको हल्का एक ऑयली सब्सटेंस हमारे स्किन से रिलीज होता है. Yes, they are released by this sebaceous gland. Yes, हमारी बॉडी में एक ऑयलीनेस रहती है. सो वो ऑयलीनेस हमारी बॉडी में कौन मेंटेन रखता है? इट इज द सिबेशियस ग्लैंड. एंड हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है इट इज मेंटेन बाय द स्वेट ग्लैंड. सो द स्वेट ग्लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्किन. दे आर अबेंडेड इन द पाम एंड द फेशियल रीजन. हमारे पाम में, हमारा ये जो पाम है इसमें मैक्सिमम आपको क्या दिखता है? पसीना आता है हमें. यस, और हमारे चेहरे पे बहुत पसीना आता है. सो इट इज बिकॉज द स्वेटिंग ग्लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्टली अबेंडेड यहाँ पे रहता है. यस, नाउ this simple unbranched coiled tubular gland open on the surface of skin through the opening called the sweat pore. अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं जो LS of the skin है, that is the longitudinal section of the skin. Yes, in this you will see कि यहाँ पे 3 टाइप की आपको लेयर्स दिखाई देती हैं. डेट इज द इपिडर्मिस, डर्मिस and sebaceous subcutaneous fatty tissues. So these are the 3 layers of the skin. First the epidermis. कोई भी चीज का जो ऊपर का पार्ट होता है it is called as the epidermis. Yes, then second part is the dermis and third is the subcutaneous fatty tissues. These are the fatty tissues जो हमारे अंदर साइड में होता है. These are the ऊपर की लेयर. यस, जो आपकी स्किन की, वेयर द हेयर्स आर प्रेजेंट. यस, एंड द पोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दिस हेयर्स. यस, एंड दिस पोर्स, उसमें देखिए आप, दिस इज द स्वेट ग्लैंड. जो आपका पसीना निकलता है वो कहाँ से आता है? इट इज फ्रॉम दिस स्वेट ग्लैंड. एंड हियर दिस इज द हेयर and the sebaceous gland. These are the sebaceous gland. Yes, the hair erector muscles. These are the hair erector muscles and these are the blood vessels. So here यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फुल आपका जो LS of the skin यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. Yes, so these are the sweat gland जिससे आपको पसीना निकल रहा है and these are the sebaceous gland or the oil gland, आपका जहाँ से आपको ऑयल निकलता है. Yes, so this simple unbranched coiled tubular gland open on the surface of the skin through an opening called as the sweat pores. Yes, जो sweating के लिए जो pores होते हैं that you called as the sweat pores. Sweat is primarily produced for thermoregulation but is also excrete substances like water, NaCl, lactic acid and urea. ये हमारे बॉडी में थर्मोरेगुलेशन, थर्मो मीन्स रिलेटेड टू हीट एंड उसको रेगुलेट करता है. अगर हमारे बॉडी में अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, वो प्रॉपर उसका नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन रखता है. सो इट इज बाय दिस स्वेट ग्लैंड. यस, दे मेंटेन अवर थर्मोरेगुलेशन. हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. सो इट हेल्पिंग इन थर्मोरेगुलेशन. यस, एंड इट ऑल्सो रिलीजेस वाटर के साथ इट ऑल्सो रिलीजेस NaCl, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया, इसको भी वो रिलीज करता है. यस, सो दीज आर द, ये हम बात कर रहे थे स्वेट ग्लैंड के. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द sebaceous gland. They are present at the neck of hair follicles. Neck of the hair follicles. They secrete oily substances called the sebum. जो हमारे हेयर्स होते हैं उसका आप जो नेक होता है उस पार्ट पे there is a gland that is the sebaceous gland. Yes, these are the sebaceous gland. नेक आपके उसके गले का जो बोल सकते हो. Yes, This forms a lubricating layer on skin making it softer. ये हमारे बॉडी में ऑयल जो है वो रिलीज होता रहता है. सो टू मेंटेन हमारी बॉडी को एक प्रॉपर टेक्सचर उसको लुब्रिकेट करता रहता है. उसको लुब्रिकेट करता है मतलब आपकी नहीं तो स्किन कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है. यस, बट द ड्राई स्किन इज नॉट गुड. सो जो ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट एक सर्टेन अमाउंट में आपकी बॉडी से ऑयल जो है वो रिलीज होना चाहिए. तो इट हेल्प टू मेंटेन to keep your skin shiny. Yes, so for that
this sebaceous gland, it release the oily substances named as sebum, and it forms the lubricating layer on the skin, making it softer. Yes, उसमें एक lubricate करता रहता है स्किन को softer बनाने के लिए. It protect the skin from infection and injury. वो infection और injury से भी हमारी body को क्या करता है, वो protect करता है. Yes, मतलब ऑयल निकलता है, ऑयल है तो ऑयल होने के कारण क्या होता है, कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और वो इजीली एंटर नहीं करता है हमारी बॉडी में. यस, सो जो भी चीज़ें हैं वो हम ऑयली होने के कारण इट विल एब्जॉर्ब ऑन द surface of the skin. Yes, so it will help for to protect from the infection and the injury. Next, skin is one of the excretory gland and second is the lungs. lungs के बारे में, जब हम कोई सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हैं, so in that case we also excreting some substances outside from the body. Yes, so the lungs are the primary respiratory organ. They help in excretion of volatile substances like CO2 and water vapors produced during the cellular respiration. जो हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में जो भी रेस्पिरेशन होता है, सो एट दैट टाइम वी आर रिलीजिंग CO2 एंड दिस CO2 इज रिलीज्ड बाय दिस लंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द वाटर वेपर्स इज ऑल्सो प्रोड्यूस एंड दे आर ऑल्सो रिलीज. दीज आर द वोलेटाइल मतलब इजीली जो बाहर उड़ जाता है. यस, सो दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर रिलीज बाय दिस लंग्स. यस, दे ऑल्सो एक्सक्रीट वोलेटाइल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन स्पाइसेस एंड अदर फूड स्टफ्स. जो हम मसाले खा रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसे खा रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो इट ईजिली जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लंग्स. यस, सो दीज आर द बेसिक, ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि जिस तरह से हमारा जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है जिसमें हम यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, सो इन दैट केस वी आर ऑल्सो द स्किन इज ऑल्सो हैव एन एक्सक्रीटरी आप बोल सकते हो, उसमें एक्सक्रीशन होता है कुछ चीज़ों का, लाइक द lungs है, lungs भी it also helping for excretion of the substances from the body. Yes, so these are the other glands which are also participating in the excretion of the substances from the body. Yes, so now hope you understand this topic. और उसके बाद अब we have discussed हम अगली क्लास में we will discuss about this disorder and disease. These are the last part of our this chapter. हम हमारा जो classes है we are going to extend, आज 11, 12 and 13 तक मैं आपको extend करूँगी. उसके बाद जो 19 उसके बाद फिर हम उसको आगे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जब सेशन स्टार्ट होगा तो वी आर डिस्कसिंग, हम उसको फिर 12 का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. यस, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दिस, एंड उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए दूंगी और उसके बाद असाइनमेंट. यस, सो आफ्टर दैट वी विल फिनिश अवर 11th क्लास का जो पार्ट रहेगा, वी विल ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. यस, सो सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय.